प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इंटरव्यू हम करवाने जा रहे हैं। हमारे एक नन्हे मेहमान हैं। देखिए क्या होता है, बातें जितनी ज्यादा सार्थक नहीं होती, बातें जितनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, ये सारी चीजें बस एक बोलने की बातें होती हैं जब तक हम प्रत्यक्ष रूप से करके ना दिखाएं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आज प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन सभी को मोटिवेट करने के लिए आपको मिलाते हैं हम अपने विद्यार्थी रोबिन से। ये हमारे पास 6ठी कक्षा से ही पढ़ रहे हैं और 10th में मतलब बहुत ही अच्छा इन्होंने स्कोर किया है। 10th में टर्म 1 में इनके 40 आउट ऑफ 40 थे और टर्म 2 में 38 मार्क्स थे आउट ऑफ 40। तो इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि इनके जो टर्म 1 और 2 को मिला के ही स्कोर्ड मोर देन 99 परसेंटाइल। ठीक है ना, 98% से इन्होंने ज्यादा स्कोर किया हुआ है। तो अभी ये आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ा जाए, क्योंकि भाई बच्चों में हमेशा डर रहता है कि मैथ्स से हमें डर लगता है। किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से हम लोग पढ़ें कि बोर्ड में हमारे मैक्सिमम मार्क्स आए। तो रोबिन, अब तुम्हारी बारी है। सबसे पहले तो स्वागत है, काफी दिनों के बाद आए हो इंस्टीट्यूट पे। तो मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है कि भाई प्रयास तो बहुत दिनों से हम लोग कर रहे थे कि इंटरव्यू हो जाए, लेकिन आज तुम्हें भी समय मिला है और हमें भी समय मिला है। तो बेटा, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि दर्शकों को सबसे पहले हाथ जोड़ के नमस्ते बोलो। नमस्ते। और इन लोगों को बताओ, जो भी अपने बच्चे हैं, जैसे तुमसे जूनियर भी हैं, तुमने देखा होगा कि 9th में, 8th में, 7th में, और भी पेरेंट्स हैं जो चाह रहे होंगे कि भाई हमारे बच्चे भी मैथ्स में बेहतर करें। तो तुम 6th क्लास से ही मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे रहे हो, हमेशा ही मतलब फुल ऑन फुल की तरफ तुम्हारी स्ट्रेटजी रहती थी और चीजों को समझने की जो विधि होती थी बहुत अच्छे से समझते थे और बड़े फाड़ू फाड़ू क्वेश्चंस पूछते थे तुम। तो ये बताओ बेटा कि क्या स्ट्रेटजी रही है और किस तरीके से तैयारी करते थे, बोलो। जैसे कि ट्यूशन या फिर स्कूल में जो भी कंसेप्ट आपका मैथ्स में होता है तो आप घर आके उसी दिन रिवाइज करो उसको। और जैसे कि जो मतलब टॉपिक कराए गए हैं उसमें आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड वो भी मतलब करते रहो, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए उस टॉपिक की। ऐसे अगर आप रोज करोगे फिर आपको वो चीज मतलब याद रहेगी हर बार के लिए। अच्छा, याद रहेगी। ये तो हो गया एनसीईआरटी की बातें। हाँ। एनसीईआरटी तुम करते थे, अच्छे से करते थे, लेकिन जो यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे, जो मतलब क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड करता था, तो वो भी मतलब उसमें से मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 5-6 में क्वेश्चन कटवा देता था कि भाई ये नहीं करने हैं, लेकिन तुम उसके पीछे भी लगे रहते थे कि सर मुझे ये भी बताओ, ऐसा क्यों? वो फिर वो होता है कि मतलब ये कैसे होगा भैया ने क्यों नहीं बताया। हाँ। तो भाई क्यूरियोसिटी, यहां से एक पॉइंट आप नोट कीजिए। क्यूरियोसिटी जो होती है मतलब जानने की इच्छा, प्रबल इच्छा, ठीक है ना। अगर हमारे अंदर ये है तो हम मैथ्स को सीखना चाहते हैं, और मैथ्स सीखने वाली चीज है, न कि रटने वाली चीज है। ये बात रही, ठीक है। और दूसरी बात ये तुम बताओ कि भाई जो बोर्ड में एग्जामिनेशंस अभी आएंगे, जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगे भाई, किस तरीके से तैयारी करें? और हमारे इंस्टीट्यूट पे जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज अभी तो बैच ऑफ हो गया है तो दे आर नॉट हियर। तो इससे पहले जब मैंने करवाया था तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, तो बच्चे कह रहे थे कि सर वो भैया को आपने बुलाया क्यों नहीं। तो आज मतलब इस कैमरे के माध्यम से ये बता दो कि बोर्ड कक्षाओं में अब देखो भाई 40 फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे। अगर हम टिक मार्क गलत करें तो गया पूरा काम से। और दूसरी बात, जेन्युइन केस वाला 40 आउट ऑफ 40 था तुम्हारा, जहां तुम्हारा सेंटर गया था वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा था। और बहुत सारे जगह था कि भाई खुद के स्कूल में ही हो रहा था और टीचर्स बहुत सारे मतलब इस तरीके से मतलब अनफेयर मीन्स करवा रहे थे, बट योर केस वाज द जेन्युइन। तो तुम ये बताओ कि भाई किस तरीके से पढ़े कि 1 मार्क्स भी ना कटे। मैंने तो बस ये किया था, जैसे कि मुझे तो मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ। तो मैं जितना करता था मेरे को उतना मजा आता था। और मतलब मान लीजिए जो टेस्ट होता था, जो आप इंस्टीट्यूट पे जो टेस्ट करते थे, उस टेस्ट के बारे में कुछ बताओगे कि भाई किस तरीके से टेस्ट बनता था, क्या चेकिंग होती थी, ऐसी कुछ स्ट्रेटजी? टेस्ट तो उतना हार्ड नहीं होता था, कई बार हार्ड होता था, लेकिन मेरे को ठीक ठाक लगता था। लेकिन मेरे कभी फुल नंबर नहीं आते थे भैया,
फुल नंबर देते ही नहीं थे। कभी मतलब इक्वल्स टू के क्वेश्चंस के बगल में इक्वल्स टू लगाया उसके नंबर काट लेते थे। हाँ। कभी राइटिंग के मतलब फुल नंबर मैंने कभी नहीं दिया। हाँ, फुल नंबर नहीं दिए, चलो ठीक है, ये मैं फुल नंबर दे भी सकता था, लेकिन फुल नंबर इसलिए नहीं देता था कि ये तो सिली मिस्टेक्स होती है, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है। ये रिकॉर्ड है टॉप रैंकर्स का कि अभी तक किसी के फुल ऑन फुल नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? बिकॉज क्योंकि भाई पूर्ण तो हो ही नहीं सकता। जैसे 100% मार्क्स आ रहे हैं आजकल बच्चों के, भाई उन्होंने क्या लिख दिया कि मतलब 100 पूरे ही मार्क्स आ गए। प्रॉपर 100 नहीं होता। हाँ, प्रॉपर 100 नहीं होते कभी भी। मैथ्स में आ सकते हैं। मैथमेटिक्स इज ओनली अ सब्जेक्ट कि जहां पे आपके 100 में से 100 आ सकते हैं, क्योंकि वो गणना होती है, उत्तर मैच कर देता है कि भाई आंसर में भी 100 है और मैंने भी 100 लाया है और सारा प्रोसीजर सही है, देन आई कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। लेकिन हिंदी में कैसे 100 आ सकते हैं? साइंस में कैसे? क्या जो मापदंड बना है आप पूरे उस मापदंड पे खरे उतर रहे हो तो आपको पूरे मार्क्स दे दिए गए? ऐसा तो नहीं होता। जब मैं पढ़ता था 9th-10th क्लास में हमारे स्कूल के, तो जैसे 2 सेक्शन में पेपर होते थे, तो जो ग्रामर वाला हिंदी का सेक्शन होता था ना, उसमें मैम 50 में से 50 देती थी। लेकिन जो रिटन सेक्शन होता था लिटरेचर वाला, तो उसमें सब कुछ सही करने के बाद मैडम 48 नंबर देती थी। तो जाके मैम का जान खाते थे, मैम दे दो मैम प्लीज, मैम प्लीज। ऐसे तो हम भी करते हैं। ऐसे तो वो आता नहीं है। मैम कहती नहीं बेटा 2 नंबर तो काटने ही है, नहीं आते, किसी के पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं? तो तब ये नियम था जब हम 2003-4 में पढ़ा करते थे। हमारी हिंदी की अध्यापिका हुआ करती थी राज भांगा मैम, शतशत नमन, और सरोज मैम हुआ करती थी। ये लोग मतलब एक भी बिंदी का नंबर काट लेती थी, लेकिन हम एक भी बिंदी नहीं छोड़ते थे। लेकिन फिर भी मैम कहती नहीं बेटा ये पूरे मार्क्स नहीं दे सकते, ये नियम होता है। लेकिन आजकल ऐसा सिस्टम बन चुका है कि भाई फुल ऑन फुल हो रहा है, तो जो मजा होता है फुल ऑन फुल वाला वो किरकिरा हो जा रहा है। तुम्हारे भी 100 मेरे भी 100 सबके 100, तो वो वाला जो मजा है वो किरकिरा हो जा रहा है। जब इससे पहले जब तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ा करते थे, मेरे पापा पढ़ा करते थे, तो फर्स्ट डिवीजन जो होता है अगर वो आ गया गांव में तो पूरा हल्ला हो जाता था। 60+ में। हाँ, 60% वाला वो पूरे जिले में उसका नाम हो गया कि पहले डिवीजन से पास हुए हैं ये। लेकिन आज तो 98% वाले की भी कोई पूछताछ नहीं है, 95% वालों की भी नहीं है। और पेरेंट्स इसी के लिए मरे जा रहे हैं, इसी के लिए रो रहे हैं, मेरे बच्चे के 98 क्यों नहीं आए, 95 क्यों नहीं आए, 100 क्यों नहीं आए। अरे भाई आप उसके ऊपर मत जाइए। जैसे आप भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों को कभी भी मैं किसके लिए मोटिवेट नहीं करता कि गेट गुड मार्क्स। मैं किस लिए मोटिवेट करता हूं ये तुम खुद ही बताओ कि भाई बच्चों को किस चीज के लिए आप मोटिवेट करते हैं, क्या होना चाहिए उनके पास? आप तो वैसे बहुत मोटिवेट करते थे हमको। हाँ, मोटिवेशन में सबसे ज्यादा जो मोटिवेशन होता है वो इसलिए होता है मार्क्स के लिए। हाँ, कि भाई किसके ऊपर काम करना है हमें। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथमेटिक्स में मैं क्या 2-3 बातें बताता कि उसके ऊपर काम करना है, बता सकते? मेन ये है कि लॉजिक और कंसेप्ट, मतलब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हाँ, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी सम हम हाँ। आसानी से कर सकते और हैं। क्वेश्चन से बातें करना सीखो, जैसे कि बातें करना क्वेश्चन से। मतलब कि हाँ, बातें करने का मतलब ये समझा नहीं पा रहा है। भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई द एज ऑफ राम्स फादर इज 3 टाइम्स, तो ये वो जैसे ये रिटर्न में दे दिया और वो बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि भाई राम के पिता की आयु जो राम से कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो यार उसको मैथमेटिक्स में लिखना है, तो बातें करने का मतलब ये है, क्वेश्चन से बात कीजिए, समझिए। एक क्वेश्चन के ऊपर मत टिको, एक क्वेश्चन को रटो मत, उसका लॉजिक समझ जाएंगे तो हम उससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब बात आती है कि भाई अपने इंस्टीट्यूट की, जैसे तुमने देखा होगा कि हर साल कम से कम 7 या 8 ऐसे बच्चे होते हैं। अगर मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 7 और 8 ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स में 97, 98, 99 और 100 आते हैं। और ये जो डाटा है, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, ये जो डाटा है ये बिल्कुल सत्य है और खरा है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी पकड़ लाया और भाई प्लान हो गया इस तरीके से बताना है, दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम ले लिया। ये प्रेम ज्ञान चैनल है, यहाँ पे सच बातें होती है। तो हमेशा बच्चे मतलब 100 आउट ऑफ 100 हर बैच में तैयार होता है। इस बार मेरे को बहुत डर लग रहा था यार कौन सा आएगा, मैथ्स में तो हर बार आते हैं पूरे नंबर किसी ना किसी का, कि मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस बार मेरे को लग रहा था कि भाई अपना ये रिकॉर्ड मतलब रुकने वाला है। लेकिन बाय लक एंड बाय गॉड्स ग्रेस और इसकी मेहनत ने 40 आउट ऑफ 40 लाया। भाई मेरे को तो सबसे ज्यादा खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है ना
कि बच्चे रिजल्ट आता है तो सबसे पहले मेरे को ही शेयर करते हैं। अभी रिजल्ट के बारे में मेरे को मालूम नहीं था, सबसे पहले इसने शेयर किया, बोला भैया मैथ्स में मेरे 40 आउट ऑफ 40 आ गए। इससे ज्यादा खुशी मेरे को होती है। और आपको एक और लड़की का मैंने इंटरव्यू करवाया था, उसका भी लिंक दे दूंगा, रिया, इसकी बड़ी सिस्टर है नाउ। अब वो क्या कर रही है, इंग्लिश से बीए कर रही है ना, सेकंड ईयर में होगी कि फर्स्ट में, सेकंड में। तो उसका भी, उस लड़की का भी इंटरव्यू करवाया था, वो भी हमारी स्टूडेंट थी। और इसके बाद इनकी एक और बहन है रीमा रोविन, वो भी यहीं पे पढ़ी गई है, वो भी बहुत अच्छी लड़की है, चुलबुल पांडे है लेकिन अच्छी लड़की है, शैतानी करती थी। उसके टाइम पे तो कोविड आ गया था, ऑनलाइन रिजल्ट। हाँ, ऑनलाइन रिजल्ट आ गया था, लेकिन शी वर्क वेरी हार्ड। मुझे यार उम्मीद थी कि मतलब रिजल्ट आया था ना बच्चों का, मैं सबसे ज्यादा मायूस हुआ था कि भाई मैं किसका पोस्टर लगाऊंगा। ये आपा टॉप रैंकर पोस्टर के लिए जाना जाता है कि भाई पोस्टर लगाते ही लगाते हैं हर साल, तो किसका पोस्टर लगाऊं। तो उस साल पोस्टर नहीं लगा, सीबीएसई वालों ने नंबर भी नहीं दिए, नंबर भी नहीं दिए। हाँ, ध्रुव हो गया, रीमा होगी, बहुत सारे बच्चे थे जो अच्छे अच्छे नंबर आते थे। तो ध्रुव भी 87 की चाहे ऐसे था मैथ्स में उसका टोटल, रीमा के भी 85 की 83 ऐसे कुछ 80 की रेंज में थे। तो मतलब हम जेन्युइन नहीं बच्चों का ले पाए कि भाई कितने मार्क्स आते, लेकिन फिर भी जो इसकी सिस्टर है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि तीनों जो बच्चे हैं, ये सबसे बड़ी सिस्टर, बीच वाली और ये तीनों ही हमारे पास पढ़े हुए हैं। और इनके पिताजी को मैं साधुवाद कहना चाहूंगा कि इतना विश्वास करते हैं कि तीनों बच्चों को उन्होंने यहीं पे भेजा। वो हालांकि दूसरे कोचिंग, वो खुद बता रहे थे कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आए और बोले कि भाई आप, जैसे जब ये 9th से 10th में हुआ कि भाई आप, ऐसा है कि आपके बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे, आप मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में भेज दीजिए। लेकिन इनके पिता ने मना कर दिया, बोले कि भाई आप फ्री में पढ़ाओ, चाहे हमें पैसा दे के पढ़ाओ, लेकिन भेजेंगे प्रेम सर के पास ही। तो कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स का जो विश्वास है वो मतलब काफी वंदनीय है और मतलब बहुत साधुवाद है। तो और दूसरी बात, इनको लगता होगा कि इनके पिताजी बार बार इनको डांट मारते हैं, तो ये छोटी सी वीडियो क्लिप है, ये तुम्हारे लिए। रोबिन जरा देखो पापा क्या कह रहे हैं। हेलो रोबिन, मैं तुमसे बहुत उम्मीद लगाया हूँ कि तुम बहुत आगे जाओ। जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में फेस किया वो तुम्हें ये चीज़ फेस ना करना पड़े। मैं जो अपना चीज़ जो फेस की, मान लो मैं पढ़ा नहीं, मुझे हर जगह रुकावटें आया, इसीलिए तुम पे मैंने पूरा तुम्ही पे मैंने लगा दिया। जो कुछ भी मैंने फेस किया, जहाँ जहाँ मेरे को दिक्कतें हुई, वो तुमको ऊपर मैंने छोड़ दिया, तुम में मैंने कसर निकालने का प्रयास किया। और मेरी उम्मीद से तुम कहीं आगे जाने लग रहे हो। इसका एक ही रीजन है, डिसिप्लिन। बच्चे से पेरेंट्स को बात करना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चों से बात नहीं करोगे तो आप बच्चे की समस्या को समझ नहीं पाओगे। मैंने अच्छा स्कूल दिया आपको, अच्छा कोचिंग दिया। बच्चे अगर जैसे स्कूल में जा करके डिसिप्लिन से पढ़ते हैं, उसी डिसिप्लिन से अगर कोचिंग में आकर के पढ़े तो 101% कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। जैसे तुम्हारे प्रेम सर हैं, तुमने जा करके प्रेम सर को कोचिंग लिया, वहाँ जा करके हमारे, तुम ही एक नहीं, हमारे तीनों बच्चे प्रेम सर के पास ही कोचिंग लिया है। बड़े कोचिंग में नहीं गए हैं, फिर भी हमारे तीनों बच्चे को बहुत बढ़िया नंबर आया है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ प्रेम सर का, जो मुझे सही टाइम पे सही कोचिंग मिल गया। और मैं बताऊँ आपको, कोरोना काल के अंदर भी, जब कोरोना का दौर चल रहा था, उस समय भी मेरा बच्चा प्रेम सर के पास से ही पढ़ करके और मैथ में फुल मार्क्स लेकर के आया है। इसका पूरा श्रेय देना चाहता हूँ मैं प्रेम सर को। अब खुद तुम डिसिप्लिन रखते ही रखते, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेरेंट्स को तो बच्चों से बात करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, अगर आप बच्चों से बातें नहीं करोगे, समझ में नहीं आएगा तुम्हारा बच्चा सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो मैं तो हर पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा स्कूल लगा दिया, अच्छा कोचिंग लगा दिया, हमारा काम खत्म। नहीं, हमारा काम खत्म और बल्कि जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अच्छा कोचिंग, अच्छा घर में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, तभी तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अब घर में तो हम डिसिप्लिन ना फॉलो करें और सारा जिम्मेवारी बच्चों के ऊपर छोड़ दें, ये भी एक गलत है, 101% गलत है। अगर बच्चा को कामयाब और काबिल करना है तो खुद को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 101%।
तो बस अब रोबिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे भविष्य में जो अपने और बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा उच्च कोटि की पढ़ाई करे, तो उनके लिए तुम मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि भाई तुम हमेशा से एक बेहतर स्टूडेंट रहे हो, तो उनके विषय में क्या कहना चाहोगे? किस तरीके से तैयारी करवाएं पेरेंट्स अपने बच्चों को? जैसे कि पेरेंट्स हमेशा बच्चे को मोटिवेट करते रहे। जैसे हाँ। कि मैं भी जब भी डिमोटिवेट होता था तो पेरेंट्स की याद आती है। हाँ, तो हाँ, मतलब हमेशा पेरेंट्स के बारे में मतलब ये सोचिए कि आप मतलब आप पेरेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितनी भी मेहनत? उतनी उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ज्यादा मेहनत करें। और जो बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस लेवल की पढ़ाई करें? बच्चे तो ये सोचते हैं कि भाई ट्यूशन लगा दिया पेरेंट्स ने, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बेटा ट्यूशन जा रहा है और वो खाली स्कूल वाला जो मैडम ने काम दिया था, सर ने काम दिया था, वो चिपका दिया, वो हो गया जी, ट्यूशन का काम हो गया। तुम किस तरीके से उनको बताना चाहोगे कि भाई किस तरीके की पढ़ाई वो करें? जैसे कि 5th क्लास तक तो 2 टाइप के पेपर्स होते हैं, एक सैनिक स्कूल और एक RMS। हाँ, तो वो आपको देना चाहिए। हाँ। और 10th क्लास में होता है एक NTSC पेपर, वो आपको जरूर देना चाहिए। फिर ये होता है जैसे कि आगे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो आप पहले से ही प्रिपेयर होगे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रखा है, कैसा आएगा पेपर। हाँ, मतलब ये एग्जाम देना तो चाहिए, हाँ। लेकिन जब आप क्लासेस पढ़ रहे हैं तो साथ में इसकी तैयारी भी मतलब करनी खुद के लेवल पे आपको हाँ। तैयारी भी करनी चाहिए कि भाई आप अलग अलग बुक देखेंगे हाँ। तो आपको मालूम चलेगा कि कंपटीशन कैसे है, सोचना कैसे है, मैथ्स एक्चुअल होता क्या है। इससे आपका लेवल भी पता चलेगा। लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। आप अगर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन जब दूसरी बुक से करेंगे तो मालूम चलेगा ये तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था, ऐसे भी हो सकता था, और वो बेसिक क्या रहता है, एनसीईआरटी वाला ही रहता है। हाँ। तो यही सारी चीज हैं। और अब ये लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि अब तुम क्या कर रहे हो और भविष्य में क्या करना चाह रहे हो? अभी तो मैं 11th में नॉन मेडिकल लिया है। हाँ। तो आगे तो मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मोस्टली स्टूडेंट जो अपने यहाँ से जाते हैं वो नॉन मेडिकल ही होते हैं। शुरू में जब आते हैं तो वो बस इस उम्मीद के साथ आते हैं कि भाई 10वीं कैसे ना कैसे हम पास कर लें। मतलब मीडियोकर स्टूडेंट्स आते हैं। मुझे बच्चे कैसे चाहिए? मुझे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। मैं पेरेंट्स से पहले ही बोल देता हूँ कि बच्चा आपका मतलब शालीन है, मतलब डिसिप्लिन है, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, उसको हम बढ़िया कर देते हैं। और बढ़िया करने का क्या मंत्र है? 2 ही मंत्र है, एक तो बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है और बहुत बढ़िया कुटाई होती है। तुम्हारी हुई है क्या कभी? हाँ हुई है, एक बार चीटिंग करते समय पकड़ा गया था टेस्ट में। हाँ, चीटिंग करते समय एक्चुअली क्या है कि इनका कोई फ्रेंड था, तो प्रश्न ये सोचे कि भाई डिस्कस कर लें। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई नंबर नहीं आया तो नहीं आया यार, कोई बात नहीं, तुमने पढ़ा है, जितना पढ़ा है तुमने लिख दिया, नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से नकल मार के, किसी से पूछ के तुमने नंबर ला लिया तो कौन सा तुमने मतलब फतेह कर लिया जंग। अपने ईमानदारी से पढ़िए, जितने नंबर आते हैं उतने नंबर में खुश रहिए और आगे के लिए बेहतर के लिए प्रयास कीजिए। तो और कुछ कहना है? हाँ भैया, आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो? आप भी अपने बारे में कुछ बताओ। अब मेरे मोटिवेशन का तो कुछ नहीं है कि मैं बस यही जानता हूं कि भाई जिंदगी में अगर आपको सफल होना है ना बेटा, तुम्हारे लिए भी है और जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जिंदगी में यदि आपको सफल होना है तो डिसिप्लिन नाम का जो चीज है, अनुशासन, वो आपकी जिंदगी में होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो डिसिप्लिन में रह के कीजिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर, हर दिन 4-4 घंटे की पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई आज मेरे को मोटिवेशन आ गया, आज मैंने बहुत मोटिवेशनल वीडियो देखी और आज रात के 3 बजे तक रगड़ दूंगा और सवेरे 10 बजे तक सोऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और दूसरा मोटिवेशन का कारण ये भी है ना कि जैसे तुमने भी कहा कि भाई पेरेंट्स जो होते हैं, तो भाई जब मैं छोटा था तभी से मैं भी सोचता था कि भाई कुछ तो ऐसा करूंगा कि भाई अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊंगा। अभी मुझे नहीं लग रहा कि भाई मैं कुछ ऐसा कर पा रहा हूं। स्टिल मैं उसी राह पे हूं, काम कर रहा हूं कि भाई वन डे माय पेरेंट्स विल फील प्राउड कि हाँ भाई मेरे बेटे ने कुछ ऐसा रिकग्निशन वाला काम किया है। और लगातार उसके लिए कवायद जारी है। शुरू में जैसे कि भाई लेबर कॉलोनी जानते ही हो, हाँ। जहां अब आदर्श कॉलोनी नाम है, तो उसी में हम लोग रहा करते थे। तो जैसे मेरे पिताजी थे तो वो क्या है, जब ड्यूटी करके आते थे तो वो फर्नेस पे काम करते थे। तो जब ड्यूटी करके आते थे तो भाई गर्मी में, इतनी गर्मी में 1800 डिग्री सेंटीग्रेड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में माल को मेल्ट किया जाता है ना, तो वहां पे उनको मतलब माल डालना होता था और लेबर कैटेगरी के थे। तो जब वो आते थे तो शरीर पे मतलब पसीने की जो ट्रेल बन जाती है, मतलब सफेद कलर का, चूना कलर का, और फिर आते थे बोलते साहब ने इतना डांटा, ये किया वो किया।
तो छोटे से ही उम्र में मैंने ये देखा कि भाई ये साहब होता कौन है, ठीक है। तो मैंने तभी ठान लिया कि भाई बनूंगा तो मैं भी साहब ही बनूंगा, ठीक है, कि भाई और एक बढ़िया किस्म का साहब बनूंगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो स्कूल में भी पढ़ते थे, चाहे इधर उधर जाते थे, तो भाई ये होता था कि मैक्सिमम लोग हो गया, चाहे बस वाला ही हो गया, चाहे कोई भी हो गया, ये बोलते कि लेबर का बच्चा है, कहते थे कि ये लेबर का बच्चा, भाई इस बस में चढ़ा दो, उस बस में चढ़ा दो। तो यार मतलब थोड़ा एम्बेरस फील होता था, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा एम्बेरस फील होता था, बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती थी। फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसा करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि कोई ये ना बोले कि लेबर का बच्चा है। जब मैं निकलूं तो सभी लोग बोले कि ये इस साहब का पिता जा रहा है, मतलब प्रेम साहब के पापा जा रहे हैं भाई आईवासन में, वो देखो प्रेम साहब के पापा। तो इसको मैंने सार्थक किया। और शुरू में जब रामलीलाएं होती थी तो हम लोग लेबर के बच्चे को आगे बैठा देते थे, तब भी बहुत एम्बेरसमेंट फील होता था। और मैं ज्यादा रामलीला उस समय भी, और आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी मतलब ज्यादा जाता नहीं था। तो उस समय भी यही सोचता था कि काम ऐसा करूंगा कि ये जो पीछे जो मेरे सीट है ना सफेद वाली, अभी भी रामलीला होगा तुम देख लेना, उस पे बैठना है। तो जब कभी भी जाता तो भाई जो स्टाफ की सीट होती है वो आगे ही होती है, उस पे आराम से बैठ के देखता था। ज्यादा गया नहीं, एक आधी बार गया आफ्टर ज्वाइनिंग माई सर्विसेज, तो वहां पे जाके जब भी बैठा था तो आगे ही बैठता था शान से, और पहले ही बढ़ा था आओ साहब बैठो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एटीट्यूड मैं रखता था कि बनूंगा तो क्या बनूंगा, साहब बनूंगा। और लोग अभी मेरे को ये कहते हैं कि लेबर का बच्चा है, और जब बड़ा हो जाऊंगा तो लोग ये कहें कि प्रेम साहब के पापा जा रहे हैं। तो ये सोच के साथ मैं हमेशा काम करता था। और जिंदल में जब मैंने काम किया तो भगवान की दया से बढ़िया काम किया, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हर लेवल पे हर लोगों से मिला हूं, हाथ मिलाया, उनके साथ खाना खाया, मतलब सब जो होता है सभी के साथ क्रॉस टेबल बैठ के बात की है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और इस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए कि बनेगा तो साहब बनेगा। आई बात समझ में। अब भाई ठीक है, हम लेबर के बच्चे पैदा हो गए, हमारे पापा का जो भी पेशा है, कोई किसी के पापा जूता साफ करते हैं, किसी के पापा कुछ करते हैं, अगर हम पैदा हो गए तो कोई बात नहीं यार, वो हमारी गलती नहीं है। लेकिन यदि जब हम मरे तो भी हम लोग कहें कि भाई ये भी लेबर है, ये लेबर का पिता जा रहा है, हमारी इज्जत ना करे, तो वो मतलब हमारी जिंदगी इस धरती पे आना हमारा व्यर्थ हो गया। तो कुछ काम ऐसा करो कि लोग ये ना कहें कि लेबर का बेटा जा रहा है, कुछ ऐसा काम करो कि आप इतने बड़े बन जाओ कि कहें कि फला साहब के पापा जा रहे हैं, फला साहब की मम्मी जा रही है, मतलब इज्जत से बात करो। तो बस यही मोटिवेशन है कि भाई काम ऐसा करो कि आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें, आपके पेरेंट्स 10 लोगों में कहें कि हाँ मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा ये काम करता है। तो यही मोटिवेशन है मेरा, तो मोटिवेशन यही है, शुरू से यही रहा है। अब जिंदल में मैंने काम कर लिया, जितनी सर्विसेज देनी थी, जो मेरी ख्वाहिश थी वो हो गई। फिर एक समय ऐसा आया कि फिर अंदर से विचार होता है ना, भाई इसीलिए जन्म हुआ क्या, अच्छा कमाओ खाओ और सो जाओ। तो और शुरू से मेरा ये इंटरेस्ट था कि किस फील्ड में आना है, टीचिंग। बचपन से ही पढ़ाता आ रहा हूँ, बचपन से का मतलब जानते हो, 3rd क्लास से ही पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है। तो जो 3rd क्लास से पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनका भी इंटरव्यू कभी कराएंगे, लगेगा कि वही हमारे टीचर हैं, तो समय आने पर उनका भी इंटरव्यू करवाएंगे। तो यही मोटिवेशन है, हमेशा हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए, हमेशा सोच के रहना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है। अरे भाई 1000 मोटिवेशन वीडियो देख लो, कुछ नहीं होने वाला, घंटा का फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मेरे को यही करना है, मैं ये करके ही दम लूंगा। तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, अच्छी पढ़ाई करने का भी मन करेगा, सुबह जग भी जाओगे। सब बीमारियों की एक ही दवा है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करें। तो बच्चे का इंटरव्यू भी हो गया, मेरा इंटरव्यू भी हो गया, और मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। ठीक है रोबिन, बस तो ऐसे ही मोटिवेटेड रहना है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे बहुत है मेरे पास जो कोहिनूर का हीरा कहते हैं, कोहिनूर कहते हैं, डायमंड कहते हैं, बहुत सारे डायमंड हैं। समय जैसे जैसे मिलता जाएगा आप लोगों को मिलाते जाऊंगा, और वो लोग खुद बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की कि दे वर एबल टू स्कोर फुल ऑन फुल। तो आप लोगों से भी उम्मीद है, यदि आप
आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने माता पिता को प्राउड फील करवाइए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार बोल दो। नमस्कार। नमस्कार।